राजनीतिक चाबी जो है उसको प्राप्त किए बिना अपने समाज, अपने देश में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई विफल रही है। राजा हरिश्चंद्र ने ख्वाब में अपना राज एक चंडाल को दे दिया था। जो ख्वाब में दे दिया उसको पूरा करने के लिए उसने अपना राज चंडाल को दे दिया। उस देश में इतना करप्शन कैसे, कहां से आया है करप्शन? शिक्षा में करप्शन है? नहीं है। आपके संविधान के किसी व्यवस्था में करप्शन है? नहीं। मान लीजिए हमारा घर है और हमारे घर के लोग बढ़ जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, तो इसका सारा का सारा जिम्मेवार घर के मालिक का होता है और इस पर सोचने की जरूरत है। आखिर ये यूनिटी ऑफ मूल्यवासी समाज का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन जो हो रहा है, इस अधिवेशन के क्या मकसद है? और इतना ज्यादा सतयुग था कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने ख्वाब में अपना राज एक चंडाल को दे दिया। यूनिटी ऑफ मूल निवासी समाज, आखिर यूनिटी की जरूरत क्या है? यूनिटी समाप्त हो गई है। जो सुनने के बाद समझ में आई है वो बातों को हम लोग अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। 1978 से और आज यहाँ तक आया है और आज की स्थिति में जैसा कि देख रहा हूँ ये बिल्कुल विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है। बाम से उसी से निकले हुए लोग इस प्रकार से यूनिटी ऑफ मूल निवासी समाज का गठन कर रहे हैं। क्या उसकी यूनिटी कम पड़ते जा रही है कि उसको से ही लोग निकलकर अलग अलग संस्थान या अलग अलग कार्यक्रम के लिए संगठन का नाम दे रहे हैं? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही है ही। और इसका सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो वर्तमान वामसेफ संगठन के राष्ट्रीय स्तर के जो लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका है। राजनीतिक चाबी जो है उसको प्राप्त किए बिना अपने समाज, अपने देश में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई विफल रही है। मैं शिव प्रसाद, अभी हम बोध गया में आए हुए हैं और एक यूनिटी ऑफ मूल निवासी समाज के तहत एक कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में हम अपने साथी के साथ चलकर गए, वो साथी भी हमारे बीच मौजूद हैं कि आखिर ये यूनिटी ऑफ मूल निवासी समाज का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन जो हो रहा है, इस अधिवेशन के क्या मकसद है। तो इस संदर्भ में हम बात करने के पहले हमारे बीच बैठे हुए हैं हमारे मित्र, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपको हमारी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। सर, आप ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन बोध गया में जो एक गेस्ट हाउस के हॉल में आयोजित है, आपके माध्यम से मैं वहाँ गया और जाकर हमने भी देखा, तो हम चाहते हैं कि वो जो देखे हैं हम लोग, जो सुनने के बाद समझ में आई है, वो बातों को हम लोग अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। उसके पहले आप अपना परिचय दें और संक्षेप में अपने ही शब्दों में रखने का प्रयास करें कि ये कार्यक्रम का क्या मतलब दिखा और जो हम लोग देखकर समझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका चैनल में मैं कुछ बात रखने का आपसे जी आया हूँ। ये अभी जो आपने नाम लिया यूनिटी ऑफ मूल निवासी समाज, जी तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन, जी तो हम लोग तो ये मगध की धरती पर रहते हैं जी और इस क्षेत्र में जब भी मौका मिलता है, छुट्टी रहती है, घूमने का समय होता है तो हम लोग घूमते रहते हैं। तो मैंने देखा ये कार्यक्रम तीसरा अधिवेशन था, तो इसमें मेरा मन किया कि आखिर क्या है, कैसे है, तो आज आपसे बात की और इसमें जाने भी की कोशिश किया और फिर हम लोग जाएंगे भी। तो ये जो कार्यक्रम है ये चल रहा है, ये यूनिटी ऑफ मूल निवासी समाज, आखिर यूनिटी की ज़रूरत क्या है? ये आखिर यूनिटी समाप्त हो गई है। तो आपको कहने का मेन तात्पर्य है कि हमारे बहुजन मूल निवासियों का राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थान है बाम से, उसी से निकले हुए लोग इस प्रकार से यूनिटी ऑफ मूल निवासी समाज का गठन कर रहे हैं।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इस संदर्भ में आप ये कहना चाह रहे हैं कि बामसेफ जो राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है, क्या उसकी यूनिटी कम पड़ते जा रही है कि उसको से ही लोग निकलकर अलग अलग संस्थान या अलग अलग कार्यक्रम के लिए संगठन का नाम दे रहे हैं, यूनिटी ऑफ मूल निवासी समाज? शायद ये आपका कहने का तात्पर्य है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यही है ही, और ये बिल्कुल नाकामी है। जो बहुजन समाज का एक राष्ट्रीय आंदोलन था, जी जी, आंदोलन था सामाजिक दृष्टिकोण से, वाम से, उसमें न जाने क्या कैसे कैसे दिग्गज लोग शुरुआत में 1978 से और आज यहाँ तक आया है। और आज की स्थिति में जैसा कि देख रहा हूँ, ये बिल्कुल विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है। और इसका का सारा जो जिम्मेदारी है वो वर्तमान बामसेफ संगठन के राष्ट्रीय स्तर के जो लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका है। मान लीजिए हमारा घर है और हमारे घर के लोग बढ़ जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, तो इसका का सारा जिम्मेवार घर के मालिक का होता है। और इस पर सोचने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं सोचा गया तो न जाने आने वाले दिनों में कितना इसका दुष्परिणाम होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा। आपके कहने का तात्पर्य है, उस शब्दों को मैं अपने शब्दों में रखूं कि माननीय कांशीराम साहब साइकिल से चलकर राष्ट्रीय स्तर पर के एक संगठन का निर्माण किए जिसका नाम बामसेफ था। और इससे जो लोग जुड़े, वो लोग आगे चलकर जो विकास की सत्ता की चाबी, राजनीतिक चाबी जो है उसको प्राप्त किए बिना अपने समाज, अपने देश में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई विफल रही है। इसी उद्देश्य से माननीय कांशीराम साहब ने बामसेफ के संगठन से जुड़े तमाम लोगों के बीच चिंतन मनन और विचार विमर्श के बाद बीएसपी का गठन किए और उसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी की पहचान दिलाए। और प्रदेश स्तर पर बात करें तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें भी बनाए। और उस संगठन से, उतना सशक्त संगठन से जो नेतृत्व करते और नेतृत्व का हिस्सा बनते हुए जिनमें महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है और वे लोग अपने को राष्ट्रीय स्तर पर का बड़ा नेता के तौर पर चेहरा बनने की मंशा से उसी से बाहर निकल रहे हैं और निकलकर अलग अलग संगठन के रूप में और निर्माण कर रहे हैं। और हर कोई कह रहे हैं कि इस संगठन से लोग हैं उससे मैं बेस्ट हूँ, जबकि जिनकी तुलना की जानी चाहिए, जिसके परिप्रेक्ष्य में माननीय कांशीराम साहब ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और पार्टी बनाए और सत्ता में भी लोगों को लाए और लाकर अपने समाज के लोगों को सर्वांगीण विकास के साथ साथ महापुरुषों का एक मिसाल कायम किए हैं जो सामाजिक परिवर्तन स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ कि हमारे ये जो साथी हैं बहुजन समाज के प्रति चिंतनशील है और इन्होंने भी अपने इस पीड़ादायक सिचुएशनों से क्रॉस करते हुए बीच का रास्ता खोज रहे हैं। और इनका भी कहने का तात्पर्य है कि हमारे तमाम संगठन के लोग सामाजिक दृष्टिकोण से सही दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन ये दिशाएं डाइवर्ट तब हो जाती है। तो खैर हम अभी बात करने के लिए आए हैं ये तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन यूनिटी ऑफ मूल निवासी संघ का। इस संघ का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम 28, 29, 30 दिसंबर 2025 यानी आज के दिन इस कार्यक्रम का अंतिम तिथि है। इस तिथि को हम दोनों साथ ही उस कार्यक्रम में जाकर देखे सुने। इसमें आप देखेंगे कि वक्ता के तौर पर जो मन से बातें रखे हैं वो रियल में हमारे समाज के पीड़ादायक भरी सिचुएशन
को स्पष्ट करता है और उस सिचुएशनों से बाहर आने के लिए इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उन तमाम लोगों के बीच बातें रखकर वो ऊर्जा और वो अंदर से उसकी सोच यानी वैचारिकी तौर पर एहसास कराने की दिशा में इनकी बातचीत रही है। और इनका भी मानना है कि जब तक हमारे समाज के चिंतनशील व्यक्ति और पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में जब एहसास नहीं होगा तकलीफे का और उनके अंदर हो रही तमाम नाइंसाफी का, तब तक लोग सामाजिक बदलाव के लिए एकजुट और एक जगह पर नहीं आ पाएंगे। इसी उद्देश्य और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें देश भर के साथी इसमें भाग लिए हैं। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि माननीय हरिनंदन अंबेडकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैकवर्ड एवं माइनॉरिटी एम्प्लॉय फेडरेशन यानी बामसेफ के हैं, अभी मौजूद हुए, जो नेपाल के रहने वाले हैं। और इस कार्यक्रम का मेन थीम आखिर क्या था, उस परिप्रेक्ष्य में हम 2 शब्द रखकर आपको इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि मूल निवासी समाज से संबंधित ज्वलंत विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चर्चा हो और मूल निवासी समाज के सभी कार्यकर्ता, कैडर तथा विद्यार्थी व महिला, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और हमारे समाज के हित चिंतकों से इन्होंने अपील करते हुए इस अधिवेशन में होने वाले चर्चाओं में सहभागी होने के लिए इन्होंने सभी के पास सूचनाएं भेजे। और उन तमाम क्षेत्रों से लोग यानी बुद्धिजीवी लोग इसमें सहभागी हुए और ये सभी फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए इस सामाजिक आंदोलन को सफल बनाने में तन मन और धन से ये समर्पित हैं। इसी के साथ हम आज के वीडियो क्लिप को ओवर करने के पहले आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर जो कुमार काले जो हैं वो अपनी बात को रखे हैं, उसका वीडियो क्लिप आप देखें। ये एजुकेशन पॉलिसी जो है पूरी तरह से करप्शन के आधार पर खड़ी है। भारत में करप्शन का कोई कोर्स है? 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का? जिनके शास्त्रों में इतनी नैतिकता भरी पड़ी हो, शास्त्रों के शास्त्र सारे नैतिकता पर खड़े हो, जो ये कहते कि हमारे पास एक युग ही था। किस बात का युग था? सतयुग का। और इतना ज्यादा सतयुग था कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने ख्वाब में अपना राज एक चंडाल को दे दिया। हमारा सतयुग कितना महान था? तो राजा हरिश्चंद्र ने ख्वाब में अपना राज एक चंडाल को दे दिया था। जो ख्वाब में दे दिया उसको पूरा करने के लिए उसने अपना राज चंडाल को दे दिया। उस देश में इतना करप्शन कैसे है? कहां से आया है करप्शन? शिक्षा में करप्शन है? नहीं है। आपके संविधान के किसी व्यवस्था में करप्शन है? नहीं। फिर इस समाज में इतना बड़ा करप्शन आया कहां से? ये करप्शन आया यहां की धर्म व्यवस्था से। धर्म करप्शन करने की पूरी छूट देता है। साल भर पाप कर लो, एक बार तुम गंगा नहा लो, तुम्हारा पूरा हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, अगले साल के लिए फ्री हो जाओ। तुम्हारा विचार जो है कर देंगे। ये नई शिक्षा नीति उससे आगे बढ़ चुकी है। तो कहीं भी इस राष्ट्र को महान बनाने की कोई नीति नहीं, आपके शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में। और यही 6 चीजें जो है, जो नई शिक्षा नीति की है, उसी 6 चीजों को आप मेडिकल के साथ जोड़ो, इंजीनियरिंग के साथ जोड़ो, सभी क्षेत्रों के साथ जोड़ो, यही 6 चीजें आपको मिलेगी। कितना ज्यादा खतरनाक। साथियों, आप जानते हर साल 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग केवल महंगे इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे धकेले जाते। किसी बच्चे को या परिवार के किसी सदस्य को भी अगर बीमारी हो जाए, वो परिवार जो है गरीबी रेखा के नीचे आ सकता है। सरकार खुद ये कहती है कि 5.5 करोड़ लोग हर साल केवल महंगे इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे धकेले जाते। और इस देश में इतना बड़ा हेल्थ बजट है, उस बजट के बाद हमारी ये परिस्थिति है।
जब वो हमारे ऊपर मेहरबान है तब उन्होंने हमारी इतनी व्यवस्था करके रखी हुई। हेल्थ सर्विस थी, उस हेल्थ सर्विस को हेल्थ सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, हेल्थ इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। जब ये हेल्थ सेक्टर के बारे में पढ़ रहा था तो भारत की हेल्थ इंडस्ट्री 60 लाख करोड़ का मार्केट रखती है। 60 लाख करोड़ का हर साल हेल्थ सेक्टर में एक इंडस्ट्री जो उसका मार्केट है वो 60 लाख करोड़ का। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में, सबसे पहले आपको क्या बोला जाता है? टेस्ट करने होंगे, डायग्नोसिस करना होगा, बगैर डायग्नोसिस से आप कर नहीं सकते। 1.5 लाख करोड़ की डायग्नोसिस इंडस्ट्री है, जो पैथोलॉजी जो चलती है 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का वो बिजनेस करती, इतना ज्यादा वो सारा बन चुका। किससे बचाएंगे आप? शिक्षा से बचेंगे, स्वास्थ्य से बचेंगे, कहां से बचेंगे आप? और वो लोग ये कह रहे कि हम भारत को महान बनाना चाहते, कैसे संभव? यहाँ के शासक वर्ग की हर वो नीति जो बनाई जा रही है वो भारत को महान बनाने को, भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं बनाई जा रही। हर वो नीति जो बनाई जा रही है वो नीति यहाँ के बहुसंख्य लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को, लोगों को दबाने के लिए, शिक्षा से वंचित रखने के लिए, अधिकार विहीन करने के लिए बनाई जाती है। जब नीति का लक्ष्य ही लोगों को नियंत्रित करना हो, नीति का लक्ष्य ही लोगों को दबाकर रखना हो, नीति का लक्ष्य ही लोगों का शोषण करना हो, महानता कैसे पैदा होगी? उस नीति का लक्ष्य ही अगर लोगों को नियंत्रित करना हो, लोकतंत्र लोगों को नियंत्रित करके नहीं बनाया जा सकता। शासक वर्ग का काम, जो सरकार है उसका काम लोगों को नियंत्रित करना नहीं है, लोगों को नियंत्रित कर रही है, दबाने का काम कर रही है, उनको अधिकार विहीन करने का काम कर रही है। साथियों, सिकनेस कांट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। आप अपने गरीबी को आधार बनाकर राष्ट्र को महान नहीं कर सकते। तमाम दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट अवश्य करें।